नया IBM 7 हौसला है। एक बार फिर हुआ मोदी चमत्कार। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर हरियाणा और महाराष्ट्र में फिर चला मोदी मैजिक। एक बार फिर अपने इम्तिहान में पूरे नंबरों से पास हुए मोदी। एक बार फिर दोनों राज्यों की जनता ने मोदी पर जताया अपना भरोसा। इससे बढ़िया विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। मोदी मैजिक कायम है और कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दोनों ही राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, लेकिन बड़ी जीत के पीछे केंद्र की नई सरकार और मोदी को लेकर भी खूब दिखा लोगों का भरोसा। तभी तो हरियाणा महाराष्ट्र में पार्टी को मिली बड़ी जीत और दोनों ही राज्यों में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। देखिए एक बार फिर मोदी चमत्कार। माफ करिएगा जी, फिर एक बार मोदी चमत्कार हो गया है और हमारे यहाँ खास मेहमान तो हैं, साथ ही साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता मुकेश नायक भी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो भी नतीजे हैं इसमें आपने जो भी गोल्स तय किए थे वो आपके पूरे हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एक निर्णायक भूमिका में हम सरकार बनाएं और आज वही सपना साकार हुआ है। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत हमने प्राप्त की है, महाराष्ट्र में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं और सरकार बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। शिवसेना के साथ एक जो ईगो वॉर जैसा अभी भी नजर आ रहा है, आपको आशा है कि वो एक दो दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा? मैं नहीं मानती कि किसी भी प्रकार का ईगो वॉर किसी के साथ भी है। एक इलेक्टोरल वॉर हाँ जरूर लड़ा गया महाराष्ट्र और हरियाणा की पृष्ठभूमि पर और इस जंग में जीत लोकतंत्र की हुई, जनता की हुई। स्मृति जी, जीत जनता की हुई, जीत लोकतंत्र की हुई, जीत नरेंद्र मोदी के मैजिक की हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल नरेंद्र भाई के नेतृत्व की हुई, क्योंकि जनता में उन्होंने एक विश्वास स्थापित किया कि अगर आप विकास के आधार पर वोट देते हैं, अगर आप सुशासन के लिए वोट देते हैं, तो वो एक सामाजिक बदलाव का भी संकेत अपने साथ ले आता है। वो बदलाव जो कहता है कि हम राष्ट्र और प्रदेश के हित को जाति, धर्म, पंथ के जो भेदभाव हैं उससे परे रखते हैं। तो मेरे लिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज का ये निर्णायक जो पल है वो ये बतलाता है कि हमारी जनता ने, हमारे वोटरों ने विकास को और सुशासन को ही मुद्दा बनाया चुनाव में। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी के दिन वाकई में कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो आप करते हैं वो पूरे हो गए हैं? केंद्र से तो सरकार को और जनता को मुक्ति मिली ही है और अब प्रदेश के ये जो चुनाव हुए हैं उसमें भी संकेत साफ हैं कि कांग्रेस किस बुरी तरह से पिछड़ चुकी है और जनता की अपेक्षा पर खरे ना उतरने की उन्हें क्या सजा मिली है। लेकिन जनता ने विकल्प के रूप में भाजपा को जो अपनाया है उसके लिए मैं जनता के प्रति कार्यकर्ता होने के नाते आभार व्यक्त करती हूँ। स्मृति जी, आपको लगता है कि आप लोग जो एकला चलो की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, उसका नुकसान हो गया? अगर साथ होते तो आज 200 का आंकड़ा गठबंधन पार कर चुका होता? सुमित जी, मुझे लगता है कि हाइंडसाइड में सब कुछ 2020 लगता है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास जब एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई, जब हमारे पास एक चुनौती आई कि हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और मात्र 12-13 दिन के अंतराल में हमने ऐसी सीटों पर भी लड़ाई लड़ी जहां पर बीजेपी की स्थापना के बाद हम लोग कभी चुनाव नहीं लड़े थे। तो उस चुनौती के लिए, उस चुनौती को पार करने के लिए, उस हौसले के लिए कार्यकर्ता को बधाई। ये हमारे साथ शुक्ला जी हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी स्मृति जी, मैं कहना चाह रहा था कि आप कह रहे हो भाई 10-12 दिन में सारी स्थिति बदली, लेकिन जिस दिन अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, महाराष्ट्र में अकेले चलने के लिए उसी दिन से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र के सारे नेता लगे हुए थे उसके लिए।
आपका नाम भाई साहब, मैं सॉरी सुन नहीं पाई सुमित जी जब आपका इंट्रोडक्शन। चंद्रहास शुक्ला जी, शिवसेना के नेता, हाँ वो आपसे शुक्ला सवाल जी, पूछ रहे हैं। हाँ शुक्ला जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ कहती हूँ शुक्ला जी कि अमित शाह की जद्दोजहद या दिमाग में क्या चल रहा था वो ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। गठबंधन नहीं किस नहीं, प्रकार से टूटा दिखा वो पहली बार जनता और मुंबई में जब देश के गए। सामने। आपको आपको क्या दिखा वो मैं नहीं जानती, मैं इतना ही जानती हूँ कि हमने अपनी मर्यादाओं का पालन किया। मैं इस मंच पर आपके साथ वाद विवाद करने नहीं आई हूँ, लेकिन इतना आपसे जरूर आग्रह करूंगी कि आप कुछ प्रिज्यूम मत करिए मेरे प्रेसिडेंट के बारे में। हमारी पार्टी, हमारी पक्ष ने जो भी बातें आपकी पक्ष के साथ करनी थी वो साफ रूप से हमारे दोनों नेताओं के बीच में हो चुकी है। तो शिवसेना के साथ रास्ता खुला हुआ है स्मृति जी? मैं चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य नहीं हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी विश्लेषण सुमित जी नहीं कर पाऊंगी। ये विषय मात्र मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड पर ही डिस्कस किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि आप मोदी जी ने बारामती जब वो गए थे, उन्होंने अपने प्रचार में एनसीपी पर निशाना साधा, परिवारवाद पर निशाना साधा और एनसीपी को करप्ट पार्टी कहा, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी। तो ऐसी पार्टी का जो वो लोग बाहर से समर्थन देने का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्या आप लेना चाहेंगी, दोस्ती का हाथ थामना चाहेंगी उनका? मैं क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर नहीं हूं, इसलिए आपके बारे में आपने जो प्रश्न किया है उसके बारे में विश्लेषण करने का भी मेरे पास अधिकार नहीं है। क्यों किसी पक्ष ने क्या बयान दिया अथवा क्या घोषणा की, वो उसी पक्ष के प्रतिनिधि आपको उस पर जवाब दे पाएंगे। स्मृति जी कुछ तो बता दीजिए जी एनसीपी या शिवसेना? सुमित जी, ना मैं आज IBN 7 पर खुद हेडलाइन बनूंगी, ना मेरे द्वारा आपको कोई हेडलाइन मिलेगी। क्या बात कर रही हैं आप खबर है, आप अपने आप में खबर है, हमारे साथ मौजूद है, यही खबर है हमारी। आपने आज टाइम निकाल लिया, वरना स्मृति ईरानी तो अब इतनी बड़ी नेता हो गई कि हमकी बात ही बहुत नहीं दिनों करती बाद आजकल। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास जिम्मेदारियों का इतना बड़ा एक वो है कि मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी सुमित जी, आज कम से कम चलिए चुनाव के नतीजों के बहाने से ही वापस आपके मध्य में आकर जो बात करने का मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तवलीन सिंह है, वरिष्ठ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, वो आपसे पूछना चाह रही। तवलीन जी। हेलो स्मृति जी नमस्ते। स्मृति, महाराष्ट्र में क्या थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल जरा सी नहीं है आपको? मुझे लगता है तवलीन जी कि इस बात को कहीं ना कहीं समझना होगा कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर हमने ना किसी कैंडिडेट के बारे में सोचा था अथवा ना जहां लड़ने की हमारी तैयारी थी। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे महाराष्ट्र के परिणामों के बारे में, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि 70-80 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर लड़ने की तैयारी बिल्कुल नहीं थी और समय हमारे पास बहुत ही कम था। और उस कम समय में इतना बड़ा मैंडेट प्राप्त करना अपने आप में मेरे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व का जो योगदान रहा, जो संघर्ष और परिश्रम रहा, उसके लिए मुझे लगता है वो बधाई के पात्र बनते हैं। क्या हमने ये चुनाव इस भावना के साथ लड़ा कि हम पूर्ण बहुमत चाहते हैं? बिल्कुल इसी भावना के साथ लड़ा, लेकिन समय की भी हमारे पास चुनौती थी। हमने 2014 का लोकसभा का चुनाव जो लड़ा वो गठबंधन के माध्यम से लड़ा। इस बार हमने अकेले लड़ाई लड़ी, तो क्या कम आप समय में ये लड़ी, कह रही हैं लेकिन कि अच्छी गठबंधन लड़ी, पहले, ये मेरी मान्यता है। गठबंधन अगर पहले टूट गया होता तो शायद आप 144 पार कर गई, ये आप कह रही हैं? मैं अगर मगर की राजनीति नहीं करती सुमित जी। आप चाहे शब्दों के कितने भी सुनहरे जाल बिछा लें, मैं फंसने वाली नहीं हूँ। हाँ, आप नहीं फंसती, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, आप बातों में नहीं आती हैं। शुक्ला जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, माफी चाहता हूँ। शुक्ला जी। मैं थोड़ा आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी अपनी व्यक्तिगत भावना क्या है, शिवसेना या एनसीपी? नहीं बताएंगी? पार्टी के शुक्ला हक जी, से। मैं मेरी पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जहां सुमित अवस्थी फेल हो गए वहां पर आप उत्तीर्ण होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जर्नलिज्म का एक सच ये भी है कि अगर सुमित अवस्थी मुझसे कुछ ना उगला पाए तो आप भी नहीं उगला नहीं, पाए। आपकी हंसी में सब कुछ छिपा हुआ है। नहीं, कोई चुनौती की बात मेरी नहीं है। अपनी निजी राय ये है, मेरी अपनी निजी राय ये है कि मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और विशेषतः पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, जो भी निर्णय ले, मैं उसका पूर्ण समर्थन करूंगी। स्मृति जी, चलिए, आप मुझे पता है आप इसमें नहीं फंस सकती, मैं कुछ फंसने वाली बात ही नहीं करता हूं। एक ऐसी बात करता हूं जो आपको शायद सूट करेगी। आपको एक लगता नहीं है कि हर जगह नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी का परचम देश भर में फहराता जा रहा है, नक्शे पर
वो ऑरेंज कलर का जो डॉट है वो बढ़ता जा रहा है जगह 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 जगह। ये बीजेपी को चिंतित नहीं करता है कि एक बार अगर नरेंद्र मोदी का ये जादू चिंतित क्यों कम हुआ, करेगा? अगर जीत नरेंद्र में मोदी का व्यक्ति जादू को या कम हुआ संगठन को चिंता तो क्यों होगी? कैसे कंप्लीट करेंगे? चिंता क्यों होगी? जीत का सेहरा पहनते वक्त चिंता क्यों होगी? इतनी निर्णायक भूमिका में संगठन को देखते वक्त चिंता क्यों होगी? एक ऐतिहासिक जीत और समर्थन प्राप्त करने के बाद मुझे लगता है भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया है कि सुशासन और विकास भारत की जनता के लिए विशेष भूमिका में समर्थन का एक केंद्र और माध्यम बना है, और इसका श्रेय नरेंद्र भाई को जाता है। जहां पर जाति, पंथ, समुदाय और धर्म की बंधनों से दूर होकर जनता विशेषतः प्रदेश और राष्ट्र हित में सोचकर वोट दे रही है। स्मृति जी, नीलांजन मुखोपाध्याय मोदी जी के बायोग्राफर हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार स्मृति जी, हरियाणा के शानदार जीत के बाद क्या हम दिल्ली में जल्दी चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? मैं ना इलेक्शन कमीशन हूँ ना पार्लियामेंट्री बोर्ड हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब जब चुनाव की चुनौती हमारे सामने आएगी, हम पूरे परिश्रम के साथ सतत प्रयासों के माध्यम से जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जीत मात्र हमारे संगठन की जीत नहीं होगी, मात्र लोकतंत्र की जीत नहीं होगी, बल्कि सुशासन और विकास की भी जीत होगी, जनता की जीत होगी। 14 नवंबर को भी प्राइम मिनिस्टर बच्चों के स्कूलों में जा रहे हैं, टीचर्स डे की तरह, बाल दिवस पर। क्या देखिए सुमित जी, आप एक पटरी से आपकी मिनिस्ट्री है, अब दूसरी पटरी पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी मिनिस्ट्री है। मैं इतना ही कहूंगी 13 नवंबर तक इंतजार कीजिए। स्मृति जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप वाकई में, धन्यवाद। आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। थैंक यू सो मच स्मृति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे पैनल के साथ चर्चा को शुरुआत आगे बढ़ाएंगे और ये भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र में सरकार का जोड़ तोड़ कैसे पूरा होगा, आंकड़े क्या कहते हैं, गणित क्या कहता है। इस ब्रेक के बाद पूरे देश की नजर अब महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल पर लगी है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है, 145, लेकिन बीजेपी आंकड़े से दूर है। तो वहां सरकार बनने की सूरत क्या हो सकती है, बता रहे मेरे सहयोगी पंकज भार्गव। महाराष्ट्र में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार, कौन कौन सत्ता के समीकरण बन रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पहली स्थिति यह है कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। ऐसे में क्या होगी विधानसभा की स्थिति, आप देख सकते हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। नतीजों और रुझानों को मिलाकर यदि बात करें तो बीजेपी प्लस के खाते में 122 सीटें, शिवसेना 62 सीटों पर जीत रही है या आगे। दोनों को मिला दें तो सीटों का आंकड़ा 184 पहुंच जाएगा। एनसीपी ने संकेत दिया है कि वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दे सकती है और बीजेपी का कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी विधानसभा की स्थिति, आइए वो देख लेते हैं। बीजेपी प्लस 122 सीटें और एनसीपी 41 सीटों पर कब्जा जमा रही है। दोनों को यदि मिला लें तो सीटों का आंकड़ा पहुंच जाएगा 163। तीसरी स्थिति यह होगी कि अगर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए तो कांग्रेस 42 सीटों पर आगे है। तीनों दलों को मिला दे तो आंकड़ा 145 हो जाएगा। राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। 3 सिनेरियो हमने आपको दिखाए। मुकेश नायक जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, और शिवसेना के चंद्रहास शुक्ल भी हमारे साथ हैं, और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मोदी शरणम गच्छामि, एक तरीके से एनसीपी ने इशारा किया है मोदी के पास जाने का, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी खबर बनकर उभर गया आज दिन भर में कि एनसीपी जो एक जमाने में बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी मानी जाती है, वो आज आगे बढ़कर कह रही है कि हम बाहर से समर्थन देने को तैयार है। मुकेश नायक कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश नायक जी, आपको लगता है कि एनसीपी ने इसीलिए गठबंधन तोड़ा था कि उनको बीजेपी से हाथ मिलाने का मौका चाहिए था?
देखिए, मुझे लगता है कि एनसीपी ने जिस तरह से घुटने टेके हैं और जिस तरह से स्टैंड लिया है, उससे शरद पवार की प्रतिष्ठा बहुत कम हुई है और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक पराभव और राजनीतिक अवमूल्यन की पराकाष्ठा है। उन्हें ये निर्णय किसी भी सूरत में एक विचारधारा की दृष्टि से और सम्यक परिस्थितियों की दृष्टि से इस तरह का निर्णय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। सुमित जी। जी, आप रहिए मेरे साथ। मैं दिखाना चाहूंगा एक स्टोरी के जरिए कि दिन भर में आज कैसे उठापटक मची बीजेपी शिवसेना के आवाज में, कैसी तल्खियां थी, कैसी अकड़ थी। ये आज दिन भर का घटनाक्रम देखिए। अमित शाह की बात सुनिए, उद्धव ठाकरे की बात सुनिए और समझ में आएगा कि कैसे एनसीपी ने इस पूरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा, हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था, हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमने कभी शिवसेना से अलायंस तोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमने गठबंधन तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, न तोड़ा। देखिए, अलायंस के बगैर जाने का फैसला हमारा नहीं था, हमारे साथियों का। अलायंस तोड़ने का फैसला हमारा नहीं था। हमने कोई भी गठबंधन नहीं तोड़ा, गठबंधन एक भी बीजेपी ने नहीं तोड़ा। एक तरफ जीत की बल्ले बल्ले तो दूसरी ओर बहुमत से दूर रह जाने की खींच। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन जादुई आंकड़ा नहीं छू सकी। लिहाजा मुंबई में मातोश्री से लेकर बीजेपी दफ्तर तक कयासों का बाजार गर्म रहा। अनुमान लगाए जाने लगे कि अब शिवसेना और बीजेपी का हमारा रिलेशन निश्चित रूप में है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है। बीजेपी नेता इस तरह के संकेत भी देने लगे। हमारा रिलेशन निश्चित रूप में है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है। लेकिन अफवाहों की आग में घी का काम किया एनसीपी के दूसरे नंबर के नेता और पूर्व उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल के बयान ने। पटेल ने साफ संकेत दिया कि एनसीपी महाराष्ट्र के हित में बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे, हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे। पटेल के इस बयान पर अचानक सियासी गलियारे में सरगर्मी तेज हो गई। सवाल बीजेपी से भी पूछे गए और इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। जाहिर है बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान एनसीपी के लिए सकारात्मक था। पार्टी पहले ही गठबंधन तोड़ने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन फडणवीस के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सरकार का एक और विकल्प दिखने लगा। खबर मातोश्री तक भी पहुंची और सामने आए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अगर एनसीपी के साथ जाना चाहती है तो जाए। मैं शांत बैठा हूं मेरे घर में, तो अगर कोई किसी को लगे कि शिवसेना उनको साथ में चाहिए तो सामने से आ सकते हैं। उनको तो एनसीपी ने प्रस्ताव दिया है, अगर वो उनको मंजूर है तो जाएं एनसीपी के साथ। आडवाणी साहब, अटल जी, बाला साहब, प्रमोद जी थे, गोपीनाथ जी थे, उन्होंने एक अपना सिर्फ गठबंधन नहीं था, वो एक रिश्ता था और वही रिश्ता में चाहता था। अगर वो वापस आए ना आए पता नहीं, उनकी मर्जी अभी, लेकिन आगे कायम रखे मैं तो चाहता था। बहरहाल स्पष्ट बहुमत न होने के हाल में ये खींचतान स्वाभाविक है, लेकिन जानकारों की राय में बीजेपी के लिए गठबंधन के दोनों विकल्प खुले हुए हैं। पहला विकल्प, बीजेपी पुराने सहयोगी शिवसेना के साथ फिर से हाथ मिलाए, शिवसेना को मुख्यमंत्री की बजाय कोई और मलाईदार मंत्रालय थमाए, फिर सूबे में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बने, सत्ता की गाड़ी 25 साल पुरानी रिश्तों की पटरी पर फिर से दौड़ चले। दूसरा विकल्प, शिवसेना के अड़ियल रुख को धता बताकर बीजेपी एनसीपी को नया दोस्त बनाए, एनसीपी को सरकार में शामिल करने की बजाय बाहर से उसका समर्थन ले, बहुमत के लिए अन्य का सहारा ले। जाहिर है बीजेपी के लिए पहला विकल्प आसान है, लेकिन शिवसेना की हेकड़ी लगातार झेलनी होगी, जबकि दूसरे विकल्प में रिस्क ज्यादा है। यही नहीं, उसे शिवसेना से केंद्र और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिश्ते भी तोड़ने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IRN 7।
नतीजों के बाद बीजेपी को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान करके एनसीपी ने बीजेपी की राह आसान कर दी, राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज कर दी, शिवसेना से बहुत कुछ छीन लिया। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से खास बात की। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि हमारा बीजेपी से कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुई है और हमें सत्ता में बने रहने का शौक नहीं है। एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल जी, अब तो बता दीजिए क्या डील हुई है? भाई, कोई डील नहीं हुई है, सिवाय इतना है कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार जो भी बन रही है वो कम से कम एक स्थिर सरकार हो। बिना किसी शर्त हमने समर्थन दिया है और इतना ही हमारी अपेक्षा थी कि हम भी चाहते थे कि सरकार हम बनाए, लेकिन हमें उतना जनमत नहीं मिला और हमें ऐसा लगता है कि बनिस्बत कोई और पर्याय ढूंढने का और कोई पर्याय कोई सीधी तरह बनने वाला नहीं है, तो कम से कम लार्जेस्ट पार्टी के नाते बीजेपी को लोगों ने ऐसे भी जनमत दिया है, वो बना सकते हैं सरकार। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के वक्त कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को, सुनील तटकरे सबको जेल में डाल देंगे, तो एनसीपी कहीं ना कहीं डरी हुई कि अब उनके जो बड़े नेता वो जेल में जा सकते, इसलिए समर्थन दे दो ताकि बच जाए हमारे नेता। नहीं, जो भी उनको करना हो इस मामले में, जो भी जांच करना है वो तो पब्लिक डोमेन में है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छुपी बात थोड़ी है। और अगर सरकार कल चाहे और अगर उनको लगता है कि कोई चीज अगर गलत हुई है तो वो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक और सवाल आपके स्टैंड से निकल कर आते ही, कल तक आपकी नजरों में बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी थी, देश का बंटवारा करने वाली पार्टी थी। अब नतीजा आने के बाद ऐसा क्या बदल गया कि आपको सेकुलर पार्टी लगने लगे और आप अपने सिद्धांतों से भी समझौता करने के लिए तैयार हो गए? कोई सिद्धांत से समझौता नहीं किया है, हमने तो केवल यही कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाए। हमने हमारे सिद्धांतों से कौन सा समझौता? जब तक कोई देश में कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती है तब तक हमें समर्थन देने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक सवाल है सरकार का कोई दायित्व होता है, सरकार ने कोई गलत काम किया हो, उसमें अगर हम उसमें भागीदार हो या अगर हम उसमें साझेदार हो तो बात अलग होती है। हम तो है ही नहीं सरकार के साझेदार। आखिरी सवाल मेरा, अब चूंकि आपने प्रस्ताव रखा है, अब तक आपके पास किसी तरह का रिप्लाई बीजेपी की तरफ से नहीं है, सेम शिवसेना को भी साथ में लाने के संकेत बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब तक कुछ ऑफिशियली बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर गठबंधन करना है तो शिवसेना के साथ किया जाएगा। ऐसे में अगर अब आपके प्रस्ताव के बावजूद भी अगर बीजेपी शिवसेना के साथ जाती है तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, हमने हमारी भूमिका स्पष्ट की है, बाकी हमने कोई कौन क्या करेगा कल, जिसके साथ काम करना है, जिसके साथ व्यवहार करना है, उनके पुराने दोस्त है, अगर वो दोस्ती वापस निभाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रफुल्ल पटेल, जिनका कहना है कि उन्होंने क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी इसलिए प्रस्ताव दिया, लेकिन अभी भी वो डील की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और तुरंत लौट रहे हैं। आज दिन भर जितनी भी राजनीतिक गतिविधि हुई उस पर हम हमारे खास मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जाने माने कार्टूनिस्ट नीलाभ की नजर से देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। और इस बीच में तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नीलाभ ने जो किया दिन भर वो तो आपने देखा ही, राहुल गांधी को दिखाया उन्होंने दिवाली के मौसम में होली खेलते हुए, और सोनिया गांधी सर पकड़कर बैठी हैं। खैर, एनसीपी के नेता से बात करेंगे। हमारे साथ एनसीपी के नेता
बिल्कुल क्लाइड कैस्ट्रो है, लेकिन क्लाइड आपको याद होगा 19 तारीख की मुलाकात हमने तय की थी। 3 दिन पहले जब हमारी बात हो रही थी तो बाकायदा मैंने कहा था कि पिछली बार आपकी 62 सीटें थी और उससे कम होते हुए आप दिख रहे हैं सर्वे में, मगर आप मानने को तैयार नहीं है। आज हम एक बार फिर आमने सामने हैं। मुझे पता था आप ये बात करेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपने 35 सीटें बताई थी, अभी 41 सीट सामने दिख रहे हैं। अलग अलग सर्वे थी, 35 से 45 के बीच में आप थे और वहीं पर है 41 आपको मिल रही है। क्लाइड, हाँ 41 सीट मिल रही है हमें। क्लाइड, ये एक बात बताइए, ये अचानक आप बीजेपी के प्रति इतना प्यार क्यों है आपकी पार्टी के मन में? देखिए, मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हमने ये जो समर्थन दिया है, बाहर से समर्थन देने की बात की है, ये एक महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार देने के लिए, लोगों को स्थिर सरकार देने के लिए बात कही है। वो तो शिवसेना दे देगी ना। अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। ये आपको क्या जल्दी थी? शिवसेना समर्थन दे देती, शिवसेना समर्थन दे देती बीजेपी को, दोनों नेचुरल अलाय हैं। एनसीपी को किस बात की जल्दी थी? उसमें जल्दी की क्या बात थी? हमने जब नतीजे जो आ रहे थे उस हिसाब से रुझान जो देखे, तो हमने ये सोचा कि भाई महाराष्ट्र की जनता को एक स्थिर सरकार हमें देनी है, तो आगे और अटकलें लगाना या जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहा, एक स्थिर सरकार देश को देते, जिस व्यक्ति ने चुनाव प्रचार में आपकी पार्टी को करप्ट पार्टी कहा, आप उसको समर्थन देने लगे? इतना बड़ा दिल है आपका? बड़े दिल वाले हैं हम, और महाराष्ट्र की जनता को हम एक स्थिर सरकार देना चाहते थे, इसलिए हमने बड़ा दिल दर्शाया। बड़े दिल वाला बता दिया है, सही बात है। पूछिए, बड़ा दिल है कि बड़ा घोटाले? क्योंकि लगातार इसमें ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं है आपको। क्लाइड, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, आपके मंत्रियों के नाम आए हैं उसमें। पृथ्वीराज चव्हाण ने, आपके मुख्यमंत्री ने सीधे अजीत पवार का नाम लिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो क्या ये बड़े दिल है कि बड़े घोटाले छिपाने की कोशिश थी बीजेपी को समर्थन देना? मैं कहना चाह रहा था, शिवसेना के नेता चंद्रहास शुक्ला भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सीधा सवाल। मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा था कि समर्थन बाहर से दो या अंदर से दो, सरकार तो बननी है, तो इससे बढ़िया सरकार में शामिल होकर मंत्रालय में जाके बैठो। समर्थन तो समर्थन है। देखिए, हम सिर्फ समर्थन दे रहे, यही बता रहे आपको कि हम समर्थन इसलिए दे रहे ताकि हम एक स्थिर सरकार देना चाहते, बस, और कोई इसमें दूसरी बात है नहीं। इस तरह का सर्टिफिकेट कौन देगा? एक ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कुछ खास लास्ट कमेंट लेते हैं, मेहमान और है, सबसे एक कमेंट ले रहा हूं। निरंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। कंटेम्पररी हिस्ट्री में 10 साल बाद आज का दिन कोई देखेगा तो क्या लिखा जाएगा उसमें? केक बना, बहुत अच्छा केक बना, बहुत अच्छा क्रीम का लेयर लगा, आइसिंग नहीं लगी। आइसिंग नहीं लगी? नहीं, मेजॉरिटी नहीं आई महाराष्ट्र। प्रदीप जी, आपका एक लास्ट कमेंट। दिन भर से आप भी थक गए हैं, लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपका कमेंट, कल आपका आर्टिकल क्या कहने वाला है आज के दिन के बारे में? नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए महाराष्ट्र अगर देखें तो मुनाफे में घाटा है। जितनी उम्मीद थी उससे कम आया, लेकिन बहुत मिला, तब भी जो उम्मीद थी उससे कम आया। तो एक बात तो यह है कि मतदाता को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। बीजेपी ने लिया? नहीं, सभी पार्टियां लेती हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि आप मतदाता उसके विवेक पर भरोसा कीजिए और वो तय करता है कि कब किसको कितना देना है। जी, तवलीन जी, एक क्विक कमेंट आपका जरूर लेना चाहूंगा मैं जाते। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूं कि महाराष्ट्र में पूरी बहुमत नहीं आई, क्योंकि महाराष्ट्र को बहुत जरूरत है सुशासन की। तो क्या आपको लगता है कि अब बार्गेनिंग करने वाली पार्टियां अपनी मनमानी करेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी माइनॉरिटी सरकार बना लेती है वो सबसे बेहतर होगा। अच्छा, ओके, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी खास मेहमानों का आप धन्यवाद दे रहे हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कई घंटों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारी जो नई लुक भी लॉन्च हुई सुमित, बिल्कुल उसी का ये एक हिस्सा भी है आज, और खास कार्यक्रम भी हम लगातार लेकर आ रहे हैं। कल सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे हम एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। देश के कोने कोने से खबरों का खास बुलेटिन, देश दिन भर। 2000 से ज्यादा रिपोर्टर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वादा है कि हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा अब अछूता नहीं रहेगा।
2000 से ज्यादा रिपोर्टर। ये सिर्फ कुछ चेहरे नहीं है, ये पहचान है हिंदुस्तान के उभरते हुए हौसले की। किया गया है। विशाखापट्टनम की 2000 से ज्यादा रिपोर्टर। ये सिर्फ माइक लिए हुए कुछ लोग नहीं है। ये विश्वास है कि आवाज छोटी हो या बड़ी, सबकी सुनी जाएगी। भोपाल, दिल्ली, न्यूयॉर्क, 2000 से ज्यादा रिपोर्टर। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मशाल है जो देश के हर कोने को सच और उम्मीद से रोशन करेगी। IBN 7 2000 से ज्यादा रिपोर्टर। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये हौसला है। हौसला जो लाएगा आपके लिए देश दिन भर। सिर्फ IBN 7 पर हर सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे।